हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन के बारे में जानेंगे। नरेशन के बारे में जानेंगे जिसे हम स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो नरेशन मीन्स होता है टू से। नरेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टू से, कहना, है ना। तो हम जब किसी की बात को दूसरे के सामने रखते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं, दो तरीके से हम किसी के बात को रखते हैं। ओके, और यह दो तरीका होता है जिसमें एक है कि जैसा स्पीकर ने कहा है वह हम हूबहू कहते हैं, तो वह होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। और जब हम अपनी तरह से कहते हैं, जब कोई लिसनर या ऑडियंस स्पीकर की बातों को सुनकर उसे अपने तरह से व्यक्त करता हो, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन होता है या इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग देखते हैं नरेशन होता क्या है, उसको लिख लेते हैं हम लोग। नरेशन, ओके, नरेशन मीन्स स्टेटमेंट। नरेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? नरेशन मीन्स स्टेटमेंट। ओके, नरेशन मीन्स स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है नरेशन, एक तरह का सेंटेंस ही होता है, स्टेटमेंट होता है नरेशन। ओके, इट इज मेड ऑफ द वर्ड नैरेट। It is made of the word narrate। narrate से वर्ड से बना है। narrate मीन्स क्या होता है? कहना, किसी को सुनाना कुछ, है ना। narrate से बना है नरेशन। ठीक है, और जो कहता है उसको नरेटर कहा जाता है। जो कुछ कहता है, सुनाता है, हमें कहानियां भी सुनाने वाले कोई अगर होते हैं तो उसे हम कहते हैं नरेटर। ओके, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नरेट। नरेट मीन्स टू, नरेट मीन्स टू से। नरेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? नरेट मीन्स होता है टू से और टू स्टेट। किसी चीज को स्टेट करना या कहना, यही होता है नरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट नरेशन। व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या होता है? नरेशन इज अ स्टेटमेंट। नरेशन किस वर्ड से आया है? नैरेट वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है टू से और टू स्टेट। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन की हम बात करें तो नरेशन, और इसे स्पीच भी कहते हैं, ध्यान रखना है। यह दो तरह के होते हैं। ठीक है, नरेशन दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट वन है हमारा, वह है डायरेक्ट स्पीच, और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये दो तरह के स्पीच होते हैं। अब बात है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, तो चलिए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसके बारे में। When an audience express the statement of a speaker in the words or in the sentence of the narrator, the speaker is called direct speech। तो चलिए लिख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है यहां। When an audience
when an audience expresses when an audience expresses a statement expresses the a statement of expresses the a statement of a speaker in the words or language of the speaker. ठीक है, तो क्या है? When an audience expresses a statement of a speaker in the words or language of the speaker, it is called direct speech. It is called direct speech. आई होप आपको समझ में आई होगी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब जो स्पीकर होता है उसी की बातों को हूबहू उसी के शब्दों में उसी के लैंग्वेज में हम जब बोलते हैं तो वह क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। राइट, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। राइट, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच when an audience expresses the statement of a speaker expresses the statement of the speaker in his word or language, words or language, it is called what? It is called indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच। तो ध्यान रखना है, जब स्पीकर की भाषा में उसके शब्दों में हम अगर कहते हैं तो वह होता है डायरेक्ट, और जब ऑडियंस अपने भाषा में अपने शब्दों में कहता है तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। क्लियर है? दो तरह से हम किसी की कही गई बातों को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन तरीका हो गया? एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट क्या हो गया? जब किसी की कही बातों को उसी के भाषा में उसी के वर्ड्स में हम रखते हैं तो वह डायरेक्ट होता है, और जब हम अपने शब्दों में कहते हैं उसे अपने वर्ड्स में कहते हैं तो वह इनडायरेक्ट होता है। दैट सिंपल। राइट, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और कुछ रूल्स भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पहचानेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अंडर इन्वर्टेड कॉमा, विद इन इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ध्यान रखना है, और इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। सो डायरेक्ट स्पीच always remains within inverted commas. Inverted commas. This is
इनडायरेक्ट स्पीच is out of inverted comma. Indirect speech is not kept under inverted commas. इनडायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं रखते हैं। तो सिंपल सा रूल है पहचानने का, क्या है, कैसे पहचानेंगे? अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वह डायरेक्ट स्पीच है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, he said I am hungry. He said I am hungry. So what do we see here? यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है I am hungry. So यह क्या हो गया? यह हमारा क्या हो गया? यह हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें देखते हैं हम लोग। He said that he was hungry. इसी बात को हमने इस तरह से यहां पर कहा है, तो यह क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। यहां देख सकते हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि यहां हम देख रहे हैं दो पार्ट है। यहां क्या है? दो पार्ट है, एक है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसे हम देखेंगे बाद में, पहले आप लोग इसे नोट कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लें। ओके, हम लोग देखते हैं अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, तो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। यह जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। ओके, तो इसलिए इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच the part of direct speech which is outside of inverted comma
inverted commas is called reporting speech, is called रिपोर्टिंग स्पीच। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द reporting speech is called what? सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच is called the subject of the reporting speech। And the verb of reporting speech is called verb, reporting verb and object is called रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि इन सबों का यूज होने वाला है और यही वर्ड हम यूज करेंगे, बिकॉज देयर मे बी टू वर्ब्स, टू सब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच में दो तरह के वर्ब हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम लोग अलग अलग नाम से उसे नहीं एड्रेस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं हम, किस वर्ब के बारे में कर रहे हैं। ओके, सो नाउ हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, the part of the direct speech, the part of the direct speech which is inside the inverted commas is called what? Is called reported speech। and the verb of reported speech is reported verb, is reported verb। तो ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहेगा डायरेक्ट स्पीच का पार्ट उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो वर्ब होगा उसके अंदर उसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। राइट, तो अब सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था वही लेते हैं। He said to me, I am hungry। I am hungry। He said to me, I am hungry। देखना है फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी होगा वह
बिल्कुल जब सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के बाद में रखना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर फुल स्टॉप नहीं रखना है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के बाद में फुल स्टॉप रखना है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, और इसका यह पार्ट जो है, यह पार्ट पूरा, ठीक है, कॉमा से सेपरेट होता है। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, तो यह होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हमारा पार्ट हो गया क्या, रिपोर्टेड स्पीच, राइट। यू कैन सी हियर, यहां पर ये जो सब्जेक्ट है हमारा, यह सब्जेक्ट है, ही सेड जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हो आप, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये मी जो है हमारा, यह रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, और यहां जो वर्ब यूज हुआ है एम, यह रिपोर्टेड वर्ब हो गया, यहां पर रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब। ओके, तो ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? नाउ मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा इंट्रोडक्शन था स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। ओके, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग रूल्स को। देयर आर two types of rules to change direct speech into indirect speech. To change direct speech into इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो तरह के रूल्स कौन है, तो देखिए यह दो तरह के रूल्स है। पहला जो है हमारा वह है जनरल रूल्स, ओके, और जो दूसरा रूल है हमारा वह है स्पेशल रूल्स। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, स्पेशल रूल्स। तो क्या है ये जनरल रूल और क्या है स्पेशल रूल, चलिए जानते हैं। जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स जो जनरल रूल होता है वह सभी सेंटेंस के लिए फॉलोड होता है, सभी सेंटेंस में उसका यूज होता है, और स्पेशल रूल ऑब्वियसली स्पेशल केसेस में यूज होते हैं। तो जनरल रूल्स यूज्ड इन each types of sentences, हर तरह के सेंटेंस के लिए यूज होता है। स्पेशल रूल डिफरेंट फॉर different kinds of sentences।
अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस के लिए अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं जनरल रूल में क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं जनरल रूल्स में। तो जो जनरल रूल में चेंज होते हैं वह पहला है, जो पहला चेंज है इसमें वह है चेंज ऑफ पर्सन। पहला चेंज क्या है स्टूडेंट्स? चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले जनरल रूल में हम पर्सन चेंज करते हैं, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस हो हमें पर्सन चेंज करना होता है। दूसरा चेंज क्या है इसमें? दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। हम टेंस चेंज करते हैं, सेंटेंसेस का टेंस चेंज करते हैं। और जो तीसरा चेंज है स्टूडेंट्स वह है चेंज ऑफ नियरनेस, डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस इनटू distant, denoting time and place। नजदीक की जो टाइम एंड प्लेस को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं उसको चेंज कर देते हैं दूर के टाइम और प्लेस को डिनोट करने वाले वर्ड्स में। ठीक, तो ये 3 चेंजेस हैं जनरल रूल्स में जिसे हर सेंटेंस के लिए हमें यूज करना होता है। अब चलिए इधर देखते हैं हम लोग स्पेशल रूल्स में। स्पेशल रूल में क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर बात आई है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होंगे तभी तो उसमें अलग अलग रूल्स यूज होंगे। एंड यू नो वेल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने काइंड्स के सेंटेंस होते हैं आपको पता है? नहीं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन है? तो पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। यह 2 तरह के होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वह है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अलग अलग के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल रूल्स के बारे में। जो चेंजेस हम जनरल रूल्स में करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम स्पेशल रूल्स में अलग अलग सेंटेंस के लिए हम लोग अलग अलग रूल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हम इन 3 चेंजेस को करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ नियरनेस डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस इनटू डिस्टेंट डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस में। ओके, तो चलिए नोट कीजिए।
तो स्टूडेंट्स जनरल रूल का जो हमारा पहला चेंज था वह था चेंज ऑफ पर्सन। आपको पता है पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ब्रीफ में मैं आपको समझा दे रहा हूं। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई वी आता है। सेकंड पर्सन कहते हैं लिसनर को, सुनने वाले को कहते हैं हम सेकंड पर्सन, जिसमें यू आता है। और थर्ड पर्सन होता है अबाउट whom वी आर टेलिंग, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, वह थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आप हैं सेकंड पर्सन, और हम नरेशन की बात कर रहे हैं तो नरेशन है थर्ड पर्सन, राइट। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, नेम। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे चेंज ऑफ पर्सन वह देखते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन के लिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। पहला चेंज जो है हमारा वह है चेंज ऑफ पर्सन। ओके, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सन फॉर्मूला। क्या है स्टूडेंट्स? सन, SON, सन फॉर्मूला कहते हैं इसे, या फिर हम इसे 1 2 3 भी कहते हैं। 1 2 3 फॉर्मूला या सन फॉर्मूला के नाम से इसे हम जानते हैं। 1 2 3 या सन, SON। तो यहां पर 1 2 3 का मतलब क्या है और सन का मतलब क्या है? तो 1 मीन्स होगा यहां पर स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब हो गया सेकेंड पर्सन, और 3 मीन्स हो गया थर्ड पर्सन, राइट। अब चेंज की बात करें हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो हम जो फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि जो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो उसे हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ध्यान रखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, राइट। तो एस मतलब यहां क्या हो गया स्टूडेंट्स? एस फॉर सब्जेक्ट। ओके, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सेकंड पर्सन हो तब हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तब उसे हम चेंज नहीं करते हैं। तो एन फॉर क्या हो गया स्टूडेंट्स? एन फॉर हो गया नो चेंज। क्या हो गया? नो चेंज, राइट। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो किसके सब्जेक्ट? ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में अगर फिर फर्स्ट पर्सन हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन है तो उसको तो चेंज करना ही नहीं है। तो एक चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, जब हम पर्सन चेंज कर रहे होते हैं तो उस पर्सन का नंबर और केस हम चेंज नहीं करते हैं, उसी नंबर और केस में होगा जिसमें वह पहले था। तो ध्यान रखना है इस बात को। ओके, तो चलिए नोट में इसे लिख लेते हैं हम। नोट में while
changing person, we should keep it in mind that the number and case will remain the same. नंबर और केस समान रहेगा, यह हमें ध्यान रखना है. नंबर और केस जो है वह चेंज नहीं होगा. क्या नहीं चेंज होगा? नंबर चेंज नहीं होगा. सिंगुलर नंबर में अगर है तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में अगर है तो प्लूरल नंबर. केस चेंज नहीं होगा. अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस, और अगर पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस में ही हम लिखेंगे. तो ध्यान रखना है इन चीजों को. नंबर और केस हमें चेंज नहीं करना है. तो एक बार इसको हम लोग लिख भी लेते हैं. ओके, तो मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन जल्दी से करें, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन को पहले किस प्रकार से चेंज करेंगे. फर्स्ट पर्सन, तो लिखिए इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन pronoun, if there is first person pronoun used in reported speech, मतलब inside inverted commas, inside inverted commas, then we change it according to the subject of reporting a speech, यानी कि आउटसाइड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. तो फर्स्ट पर्सन अगर है तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं. तो जैसे पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखा था तो उसको हम लोग लेंगे, लेकिन उससे पहले और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है, जानना है, केसेस के बारे में हमें जानना है. ठीक है, तो हम एग्जांपल लास्ट में करेंगे. इसके लास्ट में दूसरा लिख लेते हैं हम लोग सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन, इफ देयर इज सेकंड पर्सन pronoun used in reported speech, यानी कि inside inverted commas, then we change it according to the object
ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं, अगर थर्ड पर्सन हो तब क्या करेंगे। थर्ड पर्सन, इफ देयर इज थर्ड पर्सन pronoun or noun used in reported speech, that is inside inverted commas, then we need not change that pronoun और noun। थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो हम उसके pronoun या noun को हम चेंज नहीं करते। ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने देखा था he said, सॉरी क्या था, वह था he said, जो पिछला एग्जांपल हमने लिया था। he said to me I am hungry, I am hungry। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा, यहां पर ही तो रहेगा ही, यहां सेड भी रहेगा, लेकिन इसके बाद टू है, इसलिए यह टू क्या हो जाएगा, यह टू हट जाएगा और सेड जो है यह टोल्ड में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो टोल्ड मी, यहां तक तो इतना रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका चेंज नहीं होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ टू अगर लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यह चेंज हो जाता है, वैसे चेंज ये नहीं होता है जनरल वे। तो ही टोल्ड मी दैट, अब यहां पर देखिए क्या है स्टूडेंट्स, आई है, क्या है, आई है, सब्जेक्ट के रूप में है, किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यह होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है। यहां फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही, तो यहां क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, दैट ही। और टेंस चेंज होता है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इज एम आर जो है वाज में चेंज हो जाता है, वाज हंग्री। तो अभी इतना ही ध्यान देना है कि आई किस तरह से ही में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं इसी तरह का, सेम कुछ इस तरह का रखेंगे। He said to me, you are a good student, you are a good student। तो इसका इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका, ही टोल्ड तो होगा ही मी दैट, यहां पर यू है, यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन है, यू किस पर्सन का, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, मी है, रिपोर्टिंग स्पीच ये है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, और इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये मी किस रूप में आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। तो मी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा आई, दैट आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, टेंस चेंज हो जाएगा, वाज, आई वाज अ गुड स्टूडेंट,
तो इस प्रकार से हम पर्सन को चेंज करते हैं। यही अगर थर्ड पर्सन रहता, अगर दे रहता, यह दे रहता तो दे का दे ही रह जाता, किसी का नाम रहता तो वह नाम ही रह जाता, वह फिर चेंज नहीं होता। ओके, तो यहां तक हमने देखा। आगे हम लोग पर्सन केस टेबल हम लोग देख लेते हैं, किस प्रकार से किस पर्सन का कौन सा केस किस में क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं स्क्रीन से साइड हो रहा, आपसे नोट डाउन कर लें। ओके, तो हम लोग पर्सन केस नंबर टेबल अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या देखेंगे? पर्सन केस नंबर टेबल। तो मैंने 3 चीजों का जिक्र होगा इस टेबल में, पर्सन होगा, केस होगा और नंबर होगा। इन 3 चीजों का हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पर्सन केस नंबर टेबल क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग यहां पर पर्सन लेंगे, ऊपर में पर्सन का कॉलम बनाएंगे, फिर एक नंबर का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस, इसे ही हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस नाम से ही पता चल रहा है, वह प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है वह सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस होता है। राइट, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नाम से ही पता चल रहा है, वैसा प्रोनाउन जिसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। दूसरा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉजेसिव केस मींस होता है पोजीशन को शो करने वाला जो प्रोनाउन होता है, अधिकार को बताने वाला। ठीक है, पॉजेसिव केस 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों होता है, तो दोनों केस को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो आई होप कि इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। पर्सन में हम लोग लेते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन को लेंगे। इस तरह से हम लोग रो भी बना लेते हैं कॉलम के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक पर्सन को। एक और यहां बनाना होगा हमें रो नंबर के लिए। ठीक है, इसमें हमें 3 बनाने होंगे रो। ठीक है, ये कॉलम हमारा बन गया है और रो भी बन गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। ये है फर्स्ट पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सभी में सिंगुलर होंगे नंबर, सिंगुलर, प्लूरल। सेकंड पर्सन का भी सिंगुलर,
और प्लूरल, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल होंगे। अब चलिए बात करते हैं सब्जेक्टिव केस। तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में जो सिंगुलर होता है वह होता है आई। इसका अगर हम प्लूरल की बात करें, आई का प्लूरल होता है वी। ओके, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। पॉजेसिव केस की बात करें तो आई का हो जाएगा माई और वी का हो जाएगा आवर। पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो हो जाएगा माइन और यहां आवर्स, राइट। अब देखिए भैया सेकेंड पर्सन में चलते हैं। सेकेंड पर्सन लिसनर यानी कि यू, इसका प्लूरल भी यू का यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा योर्स होगा, राइट। थर्ड पर्सन में देखते हैं, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन होता है, इसमें सिंगुलर में आएगा ही भी, सी भी, इट भी आएगा, है ना। और इन सबों का प्लूरल होता है दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, क्या होगा हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और इट का इट ही रह जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अब देखिए इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस की बात करें तो ही का हो जाता है हिज और हिज और हर का हर ही रहेगा, इट का इट्स और दे का देयर, राइट। अब अगर इसके हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ही का हो जाता है हिज ही रह जाता है, हर का हर्ष हो जाएगा और इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है, स्टूडेंट ध्यान रखना है, और देयर का देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन केस होगा। तो ये रहा हमारा पर्सन केस और नंबर टेबल। पर्सन केस नंबर टेबल हमारा यह रहा। आप इसे ध्यान से इस टेबल को देखें क्योंकि नरेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर यह टेबल आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर गलतियों की संभावना बढ़ सकती है। तो ध्यान रखना है किस केस में कौन है, किस पर्सन का कौन है, ये आपको अच्छे से एक दो बार आप इसे पढ़ लेंगे और खुद से एक बार टेबल बनाने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसा कि हमने बनाया, तो आसानी से आपको यह याद हो जाएगी बिना ज्यादा एफर्ट के। ओके स्टूडेंट्स, मैं साइड हो रहा हूं स्क्रीन से, आप नोट कर लें इसे। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, लगभग 1 आवर के अप्रॉक्स हो गया है वीडियो। और आगे क्योंकि हम लोग चेंज ऑफ टेंस पढ़ने वाले हैं, वो भी लंबा चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ टेंस के बारे में देखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन हमने देख लिया, और ध्यान रखना है जब भी हम पर्सन चेंज करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि नंबर और, ठीक है, नंबर और केस चेंज नहीं होते हैं, केवल पर्सन चेंज होंगे। किस प्रकार से चेंज होगा हमने पढ़ लिया है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।